अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अज़हर इकबाल, लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज चिन्यूट। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो हमारे थर्ड ईयर के तालिब इल्म हैं पाकिस्तान मूवमेंट तरीक़े पाकिस्तान के, उनके लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चरों में हमने डिस्कस किया था जो जंग आज़ादी की वजूहात थी। आज जो जंगी आज़ादी के वाक़यात थे हम उनको मुख्तसर तौर पर डिस्कस करेंगे। तो कारतूसों के मसले पर सबसे पहले डम डम के सिपाहियों ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। ये ख़बर हर तरफ फैल गई और जंग से मुतासरा अफराद, जिनमें रियासतों के हुक्मरान, उमरा और अवाम सब शामिल थे, अंग्रेज़ों से एक बड़ी जंग के बारे में सोचने लगे। जल्द ही इनके आपस में राब्ते शुरू हो गए। मुख्तलिफ़ अलामतों के ज़रिए अंग्रेज़ों से जंग करने का अज़म किया गया। किसी जगह फूल को इसकी अलामत करार दिया गया और किसी जगह चपाती को। आपस में खुफिया ख़ातों की दावत के ज़रिए 31 मई का दिन तय किया गया, जिस दिन हर तरफ से अंग्रेज़ों पर यलगार की जानी थी। मरकज़ के लिए दिल्ली का इंतखाब किया गया और मरकज़ी क़ायद के लिए सब ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र पर इत्तफ़ाक़ किया। गो के मेरठ के सिपाहियों ने 10 मई को ही कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, जो तयशुदा तारीख से क़िबल था। इस हंगामे की खबरें जब दूसरी जगहों पर पहुंची तो वहां अंग्रेज़ों की तरफ से दिफाई इंतजाम सख्त कर दिए गए। इस सूरत हाल में 31 मई का इंतज़ार बेसूद था और ना ही हर वक्त दिल्ली से हिदायत ली जा सकती थी। चुनांचे जहाँ जहाँ जितनी तैयारी हुई, इसके साथ अंग्रेज़ों से जंग का आगाज़ कर दिया गया और इस तरह एक मरकज़ की बजाय मुख्तलिफ़ मराकज़ बन गए। तो जिन मराकज़ का कोई हवाल जो है वो कुछ यूँ है। सबसे जो पहला मरकज़ था जंग का वो दिल्ली था। मेरठ के सिपाहियों ने जेल खाना तोड़ने के अलावा बाज़ अंग्रेज़ों को कत्ल किया और फिर दिल्ली की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर दिल्ली से अंग्रेज़ों को बेदखल कर दिया गया और बहादुर शाह ज़फ़र की बादशाहत का ऐलान कर दिया गया। लेकिन बादशाह सिर्फ़ एक अलामत था, असल अख्तियार इनकलाबियों के पास थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के बच्चों और औरतों तक को कत्ल करने से गुरेज न किया। बादशाह और इसके चंद दरबारी इस कत्ल व गारत से नाखुश थे। जनरल बख्त खान, जो एक काबिल सिपाही था, रोहेलों पर मुश्तमिल अपने सिपाहियों के साथ जब दिल्ली आया तो कमान अमलन इसके हाथ में चली गई। वो पहले कंपनी की फ़ौज में सूबेदार था और जंग का वसी तजर्बा रखता था, लेकिन वो इनकलाबियों की बद इंतज़ामी को ख़त्म ना कर सका। अंग्रेज़ परेशान थे कि दिल्ली को किस तरह वापस लिया जाए। तो इन्हें एक तो सिखों की हिमायत हासिल होगी, जो अंग्रेज़ों की बेवफाई जो इन्होंने रंजीत सिंह के जानशीनों से की थी के बावजूद मुसलमानों से दुश्मनी का हिसाब चुकाने चल पड़े। कुछ लोग किले के अंदर से अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और इनमें से मौलवी रजब और हकीम ihsanuल्लाह ने बारूद को आग लगा दी, जिससे तोप खाना बेकार हो गया। अब इनकलाबियों के पास अंग्रेज़ की गोलाबारी का कोई जवाब न था। अंग्रेज़ों ने 6 दिन के मुहासरे के बाद शहर पर कब्ज़ा कर लिया। बहादुर शाह ज़फ़र को बेटों समेत एक मुखबर की इतला पर हुमायूं के मकबरे से जनरल वुडसन ने गिरफ़्तार कर लिया। इसने शहज़ादों का सरेआम कत्ल करवा दिया और बादशाह पर एक अदालत में मुकदमा चलाकर इसे रंगून बर्मा में जला वतन कर दिया गया, जहां वो जला वतनी की हालत में 8 नवंबर 1862 को वफ़ात पा गया। जनरल बख्त खान अवध की तरफ चला गया। कहा जाता है कि वो बाद में स्वात में रिहाइश पजीर हो गया, जहां इसने 1859 में वफ़ात पाई। उसके बाद जो जंग का अगला मरकज़ था वो लखनऊ यानी अवध था। लखनऊ अवध का दारुल हुकूमत और जंग आज़ादी का बड़ा मरकज़ था। असल में लखनऊ अंग्रेज़ों की पॉलिसियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था। यहाँ इनकलाबियों ने अंग्रेज़ों से शहर छीन कर एक 10 साला शहज़ादे बर्जिस कदर को तख्त नशीन कर दिया और इंतज़ाम मलका हज़रत माल के हवाले कर दिया। इनकलाबियों का कमांडर अहमदुल्ला था, जो पहले खानकाह में सूफियाना ज़िंदगी गुजार रहा था। जहाद के जज्बे के तहत अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आमादा हुआ और बड़ी कामयाबी से लड़ाई की कमान की। लेकिन हज़रत महल और इसके रिश्वतखोर दरबारियों से इख्तलाफात की वजह से वो काम को मज़ीद आगे ना बढ़ा सका और जब अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर कब्ज़ा किया तो बड़ी आसानी से शहर पर इनका कब्ज़ा हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मरकज़ था, सेंटर था जंग का, वो बरेली थी।
دلی اور لکھنؤ کی شکست خوردہ فوجیں بریلی میں اکٹھی ہوئیں۔ احمد اللہ جو لکھنؤ سے شاہ جہاں پور آ گیا تھا، اس نے انقلابیوں کی کمان سنبھال لی، لیکن اسے دھوکے سے قتل کروا دیا گیا، جس سے مرکزیت ٹوٹ گئی اور انگریزوں نے آسانی سے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جو اگلا مرکز تھا وہ کانپور تھا۔ کانپور جنگ آزادی میں مراٹھوں کا مرکز تھا۔ یہاں نانا صاحب فرنویس قیادت کر رہا تھا، جسے انگریزوں نے پیشوا باجی راؤ کا متبع نہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے امان دینے کے بعد انگریزوں کا قتل عام کیا اور انگریزوں نے شہر پر قبضہ کیا تو انتقامی کارروائی میں اندھے ہو کر شہر کی آبادی پر شدید قسم کا ظلم اور ستم کیا۔ اس کے بعد جو جنگ کا اگلا مرکز تھا وہ تھا جھانسی۔ آخری مرکز جہاں انقلابیوں کا بڑا اجتماع موجود تھا، جھانسی کا شہر تھا۔ یہاں لکشمی بائی کی فوج کمان کر رہی تھی۔ یہاں بھی انگریزوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لکشمی بائی بہادری سے لڑتی ہوئی کام آئی۔ اور اس کے بعد لاہور اور پاکستان میں آج کل کے جو دیگر علاقے ہیں وہ بھی شامل تھے۔ ان علاقوں میں مختلف جگہوں پر بغاوتیں کی گئیں اور ایک طرح سے جنگ کا ماحول جو ہے وہ بنایا گیا۔ جنگ آزادی کا زیادہ زور شمال مشرقی علاقوں میں تھا، کیونکہ مرکز دلی قریب تھا۔ مغربی علاقے دور ہونے کی وجہ سے اس طرح کی مزاحمت پیش نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ یہاں انگریزوں کو دفاعی انتظامات کرنے کا وقت مل گیا تھا۔ مثال کے طور پر لاہور میں میاں میر کی مقامی فوج سے قبل از وقت ہتھیار لے لیے گئے۔ امرتسر، سیالکوٹ لاہور کے ساتھ متصل تھے۔ وہاں جن لوگوں نے بغاوت کا اعلان کیا انہیں پھانسیوں پر لٹکا دیا گیا، جس سے مزید لڑائی کی نوبت نہ آئی۔ اس طرح جہلم، ملتان، لیا، صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان میں انقلابیوں نے علم بغاوت بلند کیا، لیکن کسی بڑی کارروائی سے پہلے ان پر قابو پا لیا گیا۔ تختہ دار سب کا مقدر ٹھہرا، جس کے بعد کسی کو بغاوت کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ مشرقی پنجاب کے سکھوں، سرحد کے قوانین اور مغربی پنجاب کے وڈیروں نے انگریزوں کی بھرپور طریقے سے مدد بھی کی اور انگریزوں سے پشتوں کی مراعات کے حقدار ٹھہرے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے جو ایونٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی رائے ہو تو اسے ضرور آگاہ کریں۔ اگر کوئی سوال ہو تو وہ ضرور پوچھیں۔ بہت شکریہ۔